वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डी एस्पार्टिक एसिड के बारे में। डी एस्पार्टिक एसिड एक सप्लीमेंट है जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, फर्टिलिटी यानी स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और बॉडी बिल्डिंग में मसल एंड स्ट्रेंथ गेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये सप्लीमेंट इफेक्टिव है या नहीं। साथ ही हम देखेंगे कि ये सप्लीमेंट किसको यूज़ करना चाहिए, कब, कैसे और कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डी एस्पार्टिक एसिड होता क्या है। डी एस्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डी एस्पार्टिक एसिड की बात कर रहा हूं। एस्पार्टिक एसिड, एल एस्पार्टिक एसिड या एल एस्पार्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। ऑलमोस्ट सभी अमीनो एसिड्स की दो फॉर्म्स होती हैं, एल और डी। एस्पार्टिक एसिड की भी दो फॉर्म्स हैं, एल एस्पार्टिक एसिड और डी एस्पार्टिक एसिड। ये जो फॉर्म्स होती हैं इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होता है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जो एल एस्पार्टिक एसिड है वो प्रोटीन तैयार करने में हेल्प करता है, लेकिन जो डी एस्पार्टिक एसिड है वो प्रोटीन्स तैयार नहीं करता, वो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करता है। डी एस्पार्टिक एसिड हमारे ब्रेन में एक खास तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और इसी वजह से माना जाता है कि डी एस्पार्टिक एसिड टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकता है और इसके सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं कि डी एस्पार्टिक एसिड का टेस्टोस्टेरोन पर क्या इफेक्ट है। अभी तक 5 ऐसी स्टडीज़ हैं जो डी एस्पार्टिक एसिड और टेस्टोस्टेरोन को लेकर ह्यूमंस पर की गई हैं। मैं सिर्फ ह्यूमंस पर की गई स्टडीज़ को ले रहा हूँ, जो स्टडीज़ एनिमल्स पर की गई हैं वो स्टडीज़ में नहीं ले रहा हूँ। पहली स्टडी 2009 में हुई है जिसमें 43 हेल्दी सीडेंटरी मेल्स को लिया गया था। उनकी एज 27 से 37 साल के बीच में थी और स्टडी से पहले उनका एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 4.5 Ng/ml था। Ng/ml का मीनिंग है नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। इसमें 3120 mg डी एस्पार्टिक एसिड की डोज दी गई थी। ये स्टडी सिर्फ 12 दिनों की थी और 12 दिन में 42% टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हुआ। 3 दिन तक सप्लीमेंट ना लेने के बाद उनका टेस्टोस्टेरोन डाउन आ गया, लेकिन फिर भी ये पहले से 22% ज़्यादा था। ह्यूमंस पर दूसरी स्टडी 2013 में की गई थी जिसमें 20 हेल्दी एक्टिव मेल्स को लिया गया था जिनकी एज 22.8 ईयर्स के आसपास थी और स्टडी से पहले उनका एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 8.08 था। इस स्टडी में 3 ग्राम डी एस्पार्टिक एसिड 28 दिन तक रोज दिया गया। 28 दिन तक सप्लीमेंट लेने के बाद सभी पर्सन्स का टेस्टोस्टेरोन चेक किया गया तो पता चला कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इट मीन्स सप्लीमेंट का कोई असर नहीं हुआ है। उसके बाद की जो स्टडी है वो 2015 की है जिसमें 10 फिजिकली एक्टिव मेल्स को लिया गया था जिनकी एज 42 साल के आसपास थी। स्टडी से पहले उनका एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 3 Ng/ml था। इस स्टडी में 3120 mg डी एस्पार्टिक एसिड का यूज़ किया गया 28 दिन तक, और 28 दिन के बाद रिजल्ट मिला कि सप्लीमेंट का टेस्टोस्टेरोन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 2015 की एक और स्टडी है जो ह्यूमंस पर की गई है। इस स्टडी में 24 ट्रेन्ड मेल्स को लिया गया जिनकी एज 24.5 ईयर्स के आसपास थी। स्टडी से पहले उनका एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 6.27 था। इस स्टडी में 3 ग्राम और 6 ग्राम की डोज 14 दिनों तक दी गई। 14 दिन के बाद रिजल्ट मिला कि 3 ग्राम की डोज से टेस्टोस्टेरोन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 2017 में सेम पर्सन ने फिर से रिसर्च किया जिसमें 22 ट्रेन्ड मेल्स को लिया गया जिनकी एज 23.8 साल के आसपास थी। स्टडी के पहले उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 6 Ng/ml था। इस स्टडी में 6 ग्राम की डोज 12 हफ्ते तक दी गई। 12 हफ्ते के बाद रिजल्ट मिला कि सप्लीमेंट का टेस्टोस्टेरोन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इन सभी स्टडीज़ का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अभी तक ह्यूमंस पर जो भी स्टडीज़ की गई हैं वो सभी आपके सामने हैं। इन 5 स्टडीज़ में से सिर्फ एक स्टडी के हिसाब से डी एस्पार्टिक एसिड टेस्टोस्टेरोन पर इफेक्टिव है, बाकी 4 स्टडीज़ के हिसाब से इफेक्टिव नहीं है। अगर हम इन सभी स्टडीज़ को ध्यान से देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये सामने आती है कि डी एस्पार्टिक एसिड टेस्टोस्टेरोन पर काम नहीं करता। ये सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्टडी में ये इफेक्टिव शो हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये सामने आती है कि अगर ये सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकता है तो सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही कर सकता है। वो स्पेसिफिक कंडीशंस कौन सी हैं
वो हम पहली स्टडी को बाकी 4 स्टडीज़ के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। पहली स्टडी जिन पुरुषों पर की गई है वो सभी सिडेंट्री हैं, मतलब वो किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते। और बाकी 4 स्टडीज़ जिन पर की गई हैं वो सभी एक्टिव हैं या फिर ट्रेंड एथलीट्स हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि पर्सन सिडेंट्री होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि उनकी एज 30+ होनी चाहिए, जैसा कि फर्स्ट स्टडी में हम देख सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से कम होना चाहिए। मींस एक ऐसा पर्सन जो एक्सरसाइज ना करता हो, जिसकी एज 30+ हो और जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से कम हो, ऐसे पर्सन को डी एस्पार्टिक एसिड लेने से शायद फ़ायदा हो सकता है। मैं फिर से कहता हूँ कि शायद फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि स्टडीज़ आपके सामने है, आप भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। तीसरी बात यह है कि अगर डी एस्पार्टिक एसिड की हेल्प से टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो भी जाता है तो वो लेवल ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहेगा, वो फिर से कम हो जाएगा। पहली स्टडी में आप देख सकते हैं कि पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल 42% तक इंक्रीज हुआ, फिर बाद में नीचे आ गया। मैंने एनिमल्स पर भी इसका इफेक्ट देखा है। मेरा आइडिया है कि 15 से 20 दिन में जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है वो फिर से पहले वाली स्टेज पर आ जाता है। अब बात करते हैं डी एस्पार्टिक एसिड का स्पर्म क्वालिटी पर क्या असर है। अगर एक पुरुष एक महिला को गर्भवती करना चाहता है तो पुरुष की स्पर्म क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो अगर एक पति पत्नी बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो पति की स्पर्म क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आती है। आप प्लीज़ माइंड मत करना, मैं बहुत ही सिंपल भाषा का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वीडियो देखने वाले सभी पर्सन साइंस बैकग्राउंड से हों। 2012 में 60 सब फर्टाइल पेशेंट्स पर एक रिसर्च की गई थी। इसमें 30 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको ओलिगोएस्थेनोजूस्पर्मिया था और 30 पेशेंट्स ऐसे थे जिन्हें एस्थेनोजूस्पर्मिया था। अब जिन्हें समझने में प्रॉब्लम आ रही है उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक होता है फर्टाइल, एक होता है इनफर्टाइल और एक होता है सब फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब है ऐसा पर्सन जो आसानी से बच्चा पैदा कर सकता है, जिसे कोई समस्या नहीं है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। और इनफर्टाइल का मीनिंग है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो कितना भी कोशिश करे वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। और इन दोनों के बीच होता है सब फर्टाइल। सब फर्टाइल का मीनिंग है एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरह से फर्टाइल भी नहीं है और पूरी तरह से इनफर्टाइल भी नहीं है। वो बच्चा पैदा कर सकता है लेकिन उसके लिए इतना ईजी नहीं होता, उसे काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तब कहीं जाकर वो बच्चा पैदा कर पाता है। तो इस रिसर्च में जो पेशेंट्स हैं वो सब फर्टाइल पेशेंट्स हैं। ओलिगोएस्थेनोजूस्पर्मिया क्या होता है? ये एक प्रॉब्लम है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक है रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी, मीन्स जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो कम होती है। मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट। एक स्पर्म अगर सामने की दिशा में सीधा और तेज़ी से मूव कर सकता है तो उसको मोटाइल स्पर्म कहते हैं या मोटिलिटी कहते हैं। जब स्पर्म मोटिलिटी कम होती है तो बच्चा पैदा करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है लो स्पर्म काउंट। इसका मीनिंग है जो टोटल सीमन है उसमें स्पर्म्स की क्वांटिटी कम है, मतलब वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है। सीमन में अगर स्पर्म्स की क्वालिटी 15 मिलियन से कम होती है तो बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आती है। और एस्थेनोजूस्पर्मिया का मीनिंग है कि सिर्फ एक स्पर्म मोटिलिटी कम है, बाकी सब ठीक है। स्पर्म मोटिलिटी कम का मीनिंग वही है, सीमन में ऐसे स्पर्म्स की क्वांटिटी कम है जो एक्टिव हों, मोटाइल हों। तो अभी आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये 60 पेशेंट्स हैं जिनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इनकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये जो 30 पेशेंट्स हैं इनकी स्पर्म मोटिलिटी कम थी और साथ ही स्पर्म काउंट भी कम था, लेकिन ये दूसरे जो 30 पेशेंट्स हैं इनकी सिर्फ स्पर्म मोटिलिटी कम थी। इन सभी को 90 डेज तक सोडियम डी एस्पार्टेट दिया गया, जिसमें 2.66 ग्राम्स डी एस्पार्टिक एसिड था। 90 डेज के बाद जो रिजल्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर स्पर्म काउंट की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में स्पर्म काउंट 8.2 मिलियन से 16.5 मिलियन हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और सेकेंड ग्रुप में 29.9 मिलियन से 48.7 मिलियन हो गया। और स्पर्म मोटिलिटी की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में 15.5% से 23.1% हो गया और सेकेंड ग्रुप में 11.6% से 21.6% हो गया। और रिसर्च में ये भी देखा गया कि पेशेंट्स का प्रेगनेंसी रेट भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो इस रिसर्च के बेस पर हम कह सकते हैं कि डी एस्पार्टिक एसिड स्पर्म की क्वालिटी ठीक कर सकता है, बेटर कर सकता है, जिससे बच्चा पैदा करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं डी एस्पार्टिक एसिड का मसल एंड स्ट्रेंथ पर क्या असर है।
पहली थ्योरी तो ये है कि इस सप्लीमेंट से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने से मसल एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये तो आपने देख ही लिया कि सप्लीमेंट का टेस्टोस्टेरोन पर क्या इफेक्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये जो 5 स्टडीज़ हमने देखी हैं, इनमें से इन 3 स्टडीज़ में मसल एंड स्ट्रेंथ को भी चेक किया गया था और तीनों ही स्टडीज़ का सेम रिजल्ट रहा है कि डी एस्पार्टिक एसिड से मसल एंड स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि डी एस्पार्टिक एसिड मसल एंड स्ट्रेंथ के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं डोज और टाइमिंग के बारे में। ऐसे पर्सन जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी एज 30+ है और जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से नीचे है, ऐसे पर्सन को शायद ये सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो ऐसे पर्सन 3000 mg डी एस्पार्टिक एसिड किसी अच्छे मल्टीविटामिन के साथ ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं। मैं यहाँ पर शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टडीज़ हैं वो मैंने आपको शो कर दी हैं। आप खुद अपने माइंड से एनालाइज करके आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। और ऐसे पर्सन जो सब फर्टाइल हैं, जो स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म काउंट के कम होने की वजह से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो 2.66 ग्राम्स डी एस्पार्टिक एसिड पानी या जूस के साथ लंच या डिनर के बाद ले सकते हैं, जैसा कि रिसर्च में दिया गया है। मसल एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए ये सप्लीमेंट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए ऐसे पर्सन्स को मैं कोई डोज रेकमेंड नहीं करना चाहता। जो भी स्टडीज़ हैं वो आपको मैं दिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से 3000 mg डी एस्पार्टिक एसिड 90 डेज तक लिया गया और कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। इट मीन्स 3000 mg की डोज पर ये 3 महीने तक सेफ़ है। इससे ज़्यादा टाइम का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इसको काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं और उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन क्लिनिकल स्टडीज़ के बेस पर मैं 3 महीने से ज़्यादा का सेफ्टी का नहीं बता सकता। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूज़न की। डी एस्पार्टिक एसिड का टेस्टोस्टेरोन पर इफेक्ट नहीं है, फिर भी ऐसे पर्सन जो एक्सरसाइज नहीं करते, 30+ हैं और जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से कम है, उनको शायद इससे फ़ायदा हो सके। डी एस्पार्टिक एसिड से स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज़ हो सकती है और ऐसे पर्सन जो स्पर्म क्वालिटी लो होने की वजह से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, उनको ये सप्लीमेंट हेल्प कर सकता है। लेकिन इस पर अभी तक सिर्फ एक ही स्टडी की गई है, इसलिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ। स्पर्म क्वालिटी की स्टडी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। मसल एंड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सप्लीमेंट मसल एंड स्ट्रेंथ के लिए इफेक्टिव नहीं है। इस सप्लीमेंट पर और स्टडीज़ की नीड है। अभी जो भी स्टडीज़ की गई हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं। इन स्टडीज़ में सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है और सब्जेक्ट के फिजिकल करैक्टर्स और बिहेवियर की कंप्लीट डिटेल नहीं दी गई है। मैं चाहता हूँ कि डी एस्पार्टिक एसिड का टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म क्वालिटी पर क्या इफेक्ट है, इसके लिए और डिटेल्ड और लार्ज स्टडीज़ की जानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।